हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम दक्षता क्या होते हैं। इसे आज की वीडियो में हम पूरा समझेंगे। बहुत स्पेशल वीडियो है। आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, तो पूरा देखना, इनको समझना। इसके पहले वाला और इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है, 2 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी जाके देखना। राइट ना, पूरा समझ आएगा। मैंने अभी तक और भी लेक्चर दे दिया है, उनको जाके क्लियर देखना। देखो, हमारे पास क्वांटम दक्षता क्या होते हैं, इसे क्वांटम यील्ड के नाम से जानते हैं या फिर क्वांटम एफिशिएंसी डिफिशिएंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। आखिरकार क्वांटम दक्षता क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आप लोग इसको समझ गए तो सब चीज़ समझ आएगा, और हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके पेपर के बेस पर बहुत ज़्यादा MP है। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पर है कोई एक सिस्टम, मान लो यहाँ पर, और इसमें भरा हुआ है कोई भी सॉल्यूशन। मान लो, सपोज कर लो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल्स के द्वारा या एटम के द्वारा या इस ग्रुप के द्वारा जो हमारे पास लाइट पड़ रहा है, फोटोन पड़ रहा है, जो क्वांटम पड़ रहा है, तो इस मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितने फोटोन को या कितना क्वांटम को वो अवशोषित करता है, इसे ही हम लोग क्वांटम दक्षता के नाम से जानेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया सभी लोगों को? एक बार और सुनना, एक बार ध्यान से सुनना। हमारे पास कोई भी एक सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास कोई भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स या एटम है या हमारे पास विलियन है। अब इसमें जैसे ही हम प्रकाश को डालते हैं तो इस मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितने फोटोन या कितने लाइट या कितने क्वांटम, क्वांटम मीन्स एनर्जी कहेंगे ना, राइट ना, तो कितने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे ही हम लोग क्वांटम दक्षता के नाम से जानते हैं। और वो फिर लास्ट में प्रोडक्ट बना लेता है। राइट ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, प्रोडक्ट बना लेता है। चलो समझते हैं। प्रकाश के प्रति क्वांटम से, ये हमारा प्रकाश है, इनके प्रति क्वांटम से अभिकारक के अणु, ये हमारे पास अभिकारक के अणु है। अभिकारक के अणु की कितनी संख्या अभिक्रिया कर, कितनी संख्या, उसी बात को तो मैंने बोला आपको, कितनी संख्या अभिक्रिया कर प्रोडक्ट बनाता है, उसे क्वांटम दक्षता कहते हैं। इसे हम लोग फाई से व्यक्त करते हैं। फाई कैसे बनाते हैं सब लोग जानते हैं, ये इस तरीके से होगा और ऐसे हम निशान देंगे। राइट, तो ये हम क्या से दर्शाएंगे, फाई से हम लोग इसे व्यक्त करेंगे। वही बात है कि प्रकाश के प्रति क्वांटम से अभिकारक के अणु की कितनी संख्या अभिक्रिया कर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम लोग क्वांटम दक्षता कहते हैं। लैंग्वेज इसका एकदम इजी है, परिभाषा के साथ में आपको हर चीज समझ आएगा। देखो, यदि जो फाई का वैल्यू 1 आता है, यदि हमारे पास क्वांटम दक्षता 1 आता है, अर्थात एक क्वांटम अवशोषण से केवल एक अणु ही अभिक्रिया करता है, इसका यह मतलब हुआ कि हमारे पास 1 क्वांटम, हमारे पास 1 क्वांटम से, है ना, 1 अणु, हमारे पास एक अणु क्या करता है, रिएक्शन करता है। ये कह रहा है कि एक क्वांटम से एक ही अणु का क्या होता है, रिएक्शन होता है, ऐसा कह रहा है। तो ऐसे रिएक्शन किसके अंतर्गत आएंगे, आइंस्टीन के नियम का पालन करेगा। अगर हमारे पास एक क्वांटम के द्वारा एक मॉलिक्यूल्स का अगर रिएक्शंस होता है, रिएक्ट करता है, तो उसे हम लोग आइंस्टीन के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, कहते हैं या करता है, जो भी। ठीक है, अब यहाँ पर फाई बराबर हम लिख सकते हैं किसी निश्चित समय में अपघटित होने वाली अभिकारक अणुओं की संख्या अपॉन उसी समय में अवशोषित क्वांटम की संख्या के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं क्वांटम दक्षता कहते हैं। राइट ना, एक परिभाषा और लिख सकते हैं हम अगर चाहें तो, किसी निश्चित संख्या में कोई एक फिक्स टाइम होगा हमारे पास, अपघटित होने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, वही बात हम कहे ना यहाँ पर कि यहाँ पर जो अपघटित होने वाले अणुओं की संख्या, उसी समय में अवशोषित क्वांटम की संख्या, उसी समय में कितना लाइट, कितना क्वांटम, कितना फोटोन अवशोषित हो रहा है, उनके संख्या के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्वांटम दक्षता। ठीक है, क्लियर? इतना बात समझ में आ गए? रिपीट करके देखना, समझ में नहीं आएगा तो पूरा समझ में आएगा भाई। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं फाई की वैल्यू 1 से कम होने पर निम्न क्वांटम दक्षता कहलाएगा, और यदि हमारे पास 1 से अधिक है, हमारे पास जो क्वांटम दक्षता का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इसे हम लोग हाई क्वांटम डेफिशिएंसी कहेंगे, और 1 से कम रहेगा तो इसे लो क्वांटम डेफिशिएंसी कहेंगे। तो आई होप सभी लोगों को इतना बात क्लियर हो गए दोस्तों कि हमारा परिभाषा क्या है और इनके बारे में बेसिक चीज़ें क्या है। अब मैं आपको पूरा डायग्राम सहित उनके पूरे जो डायग्राम के उनके पार्ट है, कौन कौन क्या क्या बताते हैं, उनको हम पूरा क्लियर करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो सब लोग, है ना,
ले लो, है ना, ले लिए सब लोग। तो चलो अब फटाफट हम लोग इनके डायग्राम के साथ में इनके पूरे पार्ट को और हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वांटम दक्षता के पूरे डायग्राम को समझते हैं। देखो बहुत इजी है। सबसे पहले डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा लाइट सोर्स है, ठीक है, और यहाँ से लाइट जब जाता है तो यहाँ पर एक स्लाइड लगा हुआ है। ये स्लाइड काम करता है केवल एक वर्णी प्रकाश को इधर जाने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात इसका सीधा काम है लाइट को यहाँ जाने के लिए स्थान देता है, मतलब एक छिद्र की तरह काम करता है। आगे हमारे पास है लेंस, ये इस तरह से जो दिखाई दे रहा है वो लेंस है। फिर आगे में है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का काम है केवल एक वर्णी प्रकाश को ही जाने देता है, और जो एक वर्णी प्रकाश नहीं होता है उनको बाहर वो हटा देता है। और यहाँ पर है हमारे पास मेन भाग रिएक्शन सेल, जिससे हमारे पास जो लाइट होता है वह रिएक्शन करने वाला होता है, राइट ना। तो ये हमारे पास रिएक्शन सेल है। फिर यहाँ पर लिखा है ताप स्थायी, है ना, थर्मोस्टेट। यहाँ पर ताप को सहने के लिए ये जो बाहर का एरिया दिख रहा है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है, वो है हमारे पास ताप स्थायी, थर्मोस्टेट, राइट। फिर इससे होकर के लाइट जब बाहर निकलता है तो कुछ लाइट को ये हमारे जो सिंपल है रिएक्शन सेल है एब्जॉर्ब करता है, और कुछ लाइट को हमारे पास क्या करता है अब बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है, और वो है हमारे पास डिटेक्टर। डी फॉर डिटेक्टर है संसूचक, राइट ना। तो ये है हमारा छोटा सा ये डायग्राम, और इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार लाइट क्या है, लेंस के बारे में देखेंगे, मोनोक्रोमेटर क्या होता है, रिएक्शन सेल क्या है, और डिटेक्टर क्या है। तो ये चीज़ों को हम कवर करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्या है, लाइट सोर्स क्या है। इस उपकरण में, है ना, क्वांटम दक्षता के उपकरण में लाइट सोर्स के लिए हम यूवी लाइट प्रयोग करते हैं। कौन सा लाइट? यूवी लाइट प्रयोग करते हैं। यूवी रेडिएशन या मरकरी लैंप का यूज हम लोग करते हैं, या इसके स्थान पर सनलाइट भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। बहुत इजी है। दूसरा है हमारे पास स्लाइड और लेंस। इस रेडिएशन को स्लाइड में से हो करके फिर उसमें से लेंस में से गुजारा जाता है। देखो ये जो लाइट निकल रहा है उनको सबसे पहले स्लाइड से, और स्लाइड के बाद लेंस से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। फिर कह रहा है, देखो आगे, मोनोक्रोमेटर का काम क्या है। यह है मोनोक्रोमेटर। देखते हैं, अब इस विकिरण को फिल्टर में से प्रवाहित कर, ये हमारे पास फिल्टर है, स्लाइड है, इसमें से प्रवाहित करके मोनोक्रोमेटर लाइट की रेडिएशन प्रवाहित की जाती है। अब जैसे ही मोनोक्रोमेटर से पास होता है तो वहां से जो लाइट निकलेगा वो है मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा, राइट। ये फिल्टर, ये जो फिल्टर है हमारे पास कलरफुल ग्लास के बने होते हैं। ये जो हमारे पास फिल्टर है वो कलरफुल ग्लास के बने होते हैं। जब लाइट इसमें से होकर के गुजारी जाती है, जब ये लाइट इसमें से होकर गुजारा जाता है, तब ये उन विकिरण को जाने से रोक देता है जो एक वर्ण नहीं होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि केवल एक वर्णी प्रकाश ही उससे क्रॉस कर पाता है, और वही आगे बढ़ के ये सैंपल में अर्थात रिएक्शन सेल में पहुंच करके डिटेक्टर में शो करने लगते हैं। यही है हमारे पास पूरा इनका पार्ट। तो अभी तक हमने लाइट सोर्स देखा है, लेंस देखा है, मोनोक्रोमेटर देखा है। अब दो चीज़ और बचा है हमारे पास, यहाँ है रिएक्शन सेल बचा हुआ है और यहाँ पर डिटेक्टर बचा हुआ है। तो दोनों को हम समझेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों सभी लोग, ठीक है। काफ़ी अच्छा नोट्स है। आप सब लोग जो भी मटेरियल लेकर के पढ़ रहे होंगे, अगर वहाँ समझ नहीं पाते हैं तो आप हमारे चैनल से पढ़ें, अच्छा चीज़ समझ आएगा। और मेरा जो लैंग्वेज है ना आपको बहुत इजी लगेगा, है ना। इस तरीके से आप इजी तरीके से सीख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो चलो फटाफट हम लोग दोनों चीज़ को भी, रिएक्शन सेल और डिटेक्टर को भी थोड़ा से हम समझते हैं। इसके बाद हम उच्च दक्षता के कारण और निम्न दक्षता के कारण को भी हम लोग थोड़ा से इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा और वीडियो ना हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग रिएक्शन सेल को समझते हैं। देखो रिएक्शन सेल ग्लास का बना हुआ होता है। जो हमारे पास ये रिएक्शन सेल दिखाई दे रहा है, ये वाला, है ना, ये हमारा क्या का बना होता है, कह रहा है ग्लास का बना होता है। रिएक्शन सेल में रिएक्शन का मिश्रण होता है, जिसका हमको क्या करना होता है, फोटो केमिकल स्टडी करना होता है। और जिसमें क्या भरा होता है, कह रहा है रिएक्शन सेल में रिएक्शन मिश्रण होता है ना, जिसका फोटोकेमिकल स्टडी करना होता है। जब ये रिएक्शन इस सेल से होकर के गुजरता है,
जब कोई भी रिएक्शन इस सेल से होकर के गुजरता है तब लाइट जो होता है वह डिटेक्टर पर पड़ने लगता है। ये हमारा लास्ट जो दिखाई दे रहा है ये है मेरे पास डिटेक्टर, जहां पर वो बताएगा कि इसमें कितना हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब हुए हैं, उनके बारे में पूरा डिटेक्टर में शो होगा। लास्ट है हमारे पास डिटेक्टर। डिटेक्टर देखो क्या कह रहा है, डिटेक्टर के द्वारा ट्रांसमिटेड लाइट की तीव्रता ज्ञात की जाती है कि भाई हमारे पास जो लाइट आया हुआ है उनका तीव्रता क्या है, वो कितना तीव्रता से यहां पर क्रॉस करते हुए आया है। ठीक है, तो उनके तीव्रता ज्ञात की जाती है डिटेक्टर के द्वारा। यहां लिखा है देखो, डिटेक्टर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन 2 बार करते हैं। देखो हम इनके तीव्रता का मापन 2 बार हम लोग करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। फर्स्ट टाइम जब पहली बार जब सेल खाली हो, जब सेल पूरी तरह से क्या हो, खाली हो, और दूसरी बार जब कोई है ना मिश्रण भरा रहता है। जब एक बार हम जब लाइट इंटर कराएंगे तो पहली बार डिटेक्टर में जब हम उनको नापेंगे तो खाली रहेगा तो नापेंगे कह रहे हैं, और दूसरी बार जब इसमें मिश्रण को भर देंगे, इसके अंदर में मिश्रण को क्या कर देंगे, हम भर देंगे, तब जाके उनका दूसरा बार मापन किया जाता है कह रहा है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम फोटो सेल का प्रयोग करेंगे। तो अगला वाला हमारा जो टॉपिक आएगा वो फोटो सेल के बारे में रहेगा। काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों, उन सारे वीडियो को आप ध्यान से देखते जाइएगा। देखो एक बार मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ। मान लो मेरे पास ये है, कोई भी हमारे पास सिंपल है, ठीक है, इसके अंदर में भरा हुआ है सिंपल है हमारे पास ABCD कुछ भी, और जैसे ही स्टूडेंट्स मैं इसके ऊपर में लाइट डालूंगा तो नो डाउट जैसे ही इस लेयर से क्रॉस करेगा लाइट तो एक कुछ मॉलिक्यूल्स इसके लाइट को क्या कर लेगा, अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिस तीव्रता के साथ वो आ रहा था स्टार्टिंग में उस तीव्रता के साथ वो बाहर नहीं निकलेगा। अर्थात नो डाउट जैसे मेरे ऊपर आएगा जो लाइट तो आगे जब जाएगा तो उनका जो तीव्रता होगा है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा तो लाइट जो होगा उसको कुछ लाइट को मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे से उनकी तीव्रता क्या होने जाएगी, कम होने जाएगा। इस तरह से हम दिमाग लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर कोई पहला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और उसके पहले और कोई खड़ा है, मान लो सपोज करो, मान लो यहाँ पर कोई एक पहला व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब उसके ऊपर लाइट आया तो कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, तो शुरू में जो लाइट आया होगा तो उनके पास जो लाइट की तीव्रता होगी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो व्यक्ति के बाद अब उससे क्रॉस होकर के मेरे ऊपर अगर आएगा तो नो डाउट जो उस व्यक्ति पर लाइट की तीव्रता काम कर रहा था तो मेरे ऊपर जैसे आएगा तो लाइट की तीव्रता कम हो जाएगा। अब मेरे बाद फिर कोई और व्यक्ति के पास जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिटेड होगा, तो ये सामने वाला व्यक्ति पर लाइट का जो तीव्रता होगा वो कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और उस तरह से उनके जो तीव्रता होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप सबने इस तरह के चीज़ों को समझा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भूलना नहीं है किसी कोई भी बच्चा को, क्योंकि 3 बार में ये सारा चीज़ खत्म हो गया। 3 पार्ट है ना, शायद 2 पार्ट है क्या इसका। अच्छा, एक पहला पेज और समझाया था, ये मेरा दूसरा पेज है। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं कि हमारे पास जो निम्न क्वांटम दक्षता है ना, और उच्च क्वांटम दक्षता है, उनका कारण क्या है उनको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूं, ताकि उसके लिए मुझे और छोटा सा वीडियो बनाना मत पड़े और इस तरह से हमारे पास 2 टॉपिक एक साथ कवर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता होगा यार, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से इतने अच्छे से आप लोगों को नोट्स मिल रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन में सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मिलेगा। हो सकता है आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आसानी से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो निम्न क्वांटम दक्षता के कारण क्या है, रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड क्या है। पहला इनका कारण देखते हैं। यदि उत्तेजित जो अणु है अभिक्रिया के पहले डीएक्टिवेट हो जाए। मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पर कोई सिंपल है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, और इस सिंपल में अगर जाने के पहले जब भी कभी लाइट इससे टकराएगा तो लाइट जैसे ही टकराएगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। सपोज कर लो मेरे पास ए है, जब मैं इसको लाइट कोई दे दिया, एच म्यू लाइट दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, तो यहाँ पर ए जो होते हैं वह क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल से टकराने के पहले अगर हमारे पास क्या करें, यदि उत्तेजित मॉलिक्यूल्स
अभिक्रिया के पहले डीएक्टिवेट हो जाए, जो भी हमारे पास ये रिएक्शंस हो रहे हैं और अभिक्रिया के पहले अगर डीएक्टिवेट हो जाए अर्थात निष्क्रिय हो जाए, तो हमारे पास निम्न क्वांटम दक्षता का कारण होगा। निम्न क्वांटम दक्षता क्या है? जहां पर जो फाई का वैल्यू है वह 1 से क्या हो, 1 से कम हो, ठीक है। और फाई का जब वैल्यू होता है वह 1 से अगर ज़्यादा हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हाई क्वांटम यील्ड कहलाएगा, राइट ना। तो ये पहला रीजन आपको समझ आ गया। दूसरा देखते हैं, यदि प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया उल्टी दिशा में होने लगे। अब भाई प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया क्या है और द्वितीयक रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब किसी भी मॉलिक्यूल्स पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट को डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद रिएक्शन होने लगता है तो वो हमारा प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और इनडायरेक्ट रूप से अगर पड़ता है तो उन्हें हम लोग द्वितीयक कहते हैं, द्वितीयक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर उल्टी दिशा में बहने लगते हैं। तो तीसरा है, यदि उत्तेजन द्वारा उत्पन्न वियोजन खंड अर्थात डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट पुनः संयोग करके मूल यौगिक बना ले, तब ये हमारे पास निम्न क्वांटम दक्षता हो सकते हैं। तो ये 3 रीजन आप लोग लिख लेना। इससे और ज़्यादा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं उच्च क्वांटम दक्षता के कारण क्या है। पहला देखते हैं, यदि प्राथमिक प्रकाश रासायनिक आगे क्रिया में बने परमाणु अथवा मुक्त मूलक श्रृंखला प्रारंभ कर दें तो। देखते हैं, यदि हमारे पास प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बने जो भी परमाणु है अथवा मुक्त मूलक है, अगर फिर श्रृंखला बना ले, जो हमारे पास रिएक्शन किया है और लाइट पड़ा और ये आगे जाके और ये चैन बना ले और आगे अपने प्रक्रिया को स्टार्ट कर ले, तो ये हमारे पास दूसरा कारण होता है, उच्च क्वांटम दक्षता का कारण होता है पहला। अगला है हमारे पास, यदि माध्यमिक उत्पाद अर्थात इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो कैटालिस्ट की तरह अगर काम करने लगता है, तो उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है, तो राइट। तीसरा है हमारा तीसरा पार्ट है, यदि सक्रियत अणु दूसरे अणु से टकरा करके अपनी ऊर्जा दूसरे अणु को दे दे। देखो, यदि सक्रिय अणु, मान लो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स एक्टिव है, सक्रिय मॉलिक्यूल्स है, दूसरे मॉलिक्यूल्स मान लो ये हमारे पास बी से टकरा करके, है ना, इससे टकरा करके अपनी ऊर्जा को किसको दे देता है? बी को दे देता है। क्या को दे देता है? बी को दे देता है। तो हमारे पास इस तरह से ये इसका कारण होता है हाई क्वांटम दक्षता का, हाई क्वांटम यील्ड का, राइट। तो एक बार और बोल सकते हैं, यदि सक्रिय अणु, मान लो ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, कोई दूसरे अणु, मान लो ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, उससे टकरा गया और टकराने के बाद ये जो अपना ऊर्जा रखा था वो भाई साहब किसको दे दिया? बी को दे दिया। तो इस कारण से हमारे पास हाई क्वांटम यील्ड उत्पन्न होता है, ये इसका कारण है। आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से रीजन बता दिया 3-3। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे चीज़ों को मेहनत करके आप सब लोगों को बताया कि कैसे हमारे पास क्वांटम दक्षता लब्धि काम करते हैं, और साथ में मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाता तो साथ में मैं उनके साथ क्वांटम कह रहे थे, क्वांटम दक्षता कह रहे थे, तो लो और हाई दोनों क्वांटम दक्षता को भी हम लोग कंप्लीट कर दिए। आई होप दोस्तों सब लोगों को मजा आया होगा। आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इस सभी टॉपिक को आप लोगों को पढ़ लेना है, समय नहीं है दोस्तों, सब लोग ध्यान से पढ़ें। और जब जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं, जैसे मैं मान लो शाम को वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, तो आज के डेट पर मैं वीडियो अपलोड किया तो आज के डेट पर ही आप उसको पढ़ लें, कल के लिए मत छोड़ें, किसी भी हाल में अपने डेटा को बचा के रखें, ठीक है। और ज़्यादा डाउनलोड आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई उससे इशू नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से आप लोगों का पढ़ाई होना चाहिए। तो नोट डाउन करने में भी आपको तो टाइम लगेगा ना, आधा घंटा आप लोगों को भी टाइम लगेगा, जैसे मुझे टाइम लगता है। फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई कितना मेहनत लगता है पढ़ने में और पढ़ाने में, ठीक है। तो देखो खड़े खड़े, जैसे आप लोग तो जब पढ़ेंगे तो बैठ के पढ़ेंगे ना, आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, लेकिन देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ खड़े खड़े पढ़ा रहा हूँ, ये 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो नहीं है। भले आपको वीडियो में 20 मिनट लग रहा है, लेकिन सोचो इतना को लिखने के लिए मुझे आधा घंटा लगा है ना। इसके पहले वाला और पार्ट को लिखने के लिए मुझे टाइम लगा है। तो सब चीज़ को मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ, नोट्स बना के दे रहा हूँ, ताकि आप सब लोग अच्छे से इनको समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।